4 दिनों की लगातार एक तरफा तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में तेज गिरावट के साथ खुलने के हैं संकेत। लेकिन बड़ा सवाल है, खुलेंगे तो कहीं भी बंद कहां होंगे, दिन भर का एक्शन कैसा रहेगा और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या कहीं कोई आएगी रिकवरी, है ये सबसे अहम सवाल। तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जो ग्लोबल मूड माहौल बना हुआ है, आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो हैं ये बताइए। जी बिल्कुल, ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से ही आते हुए दिख रहे हैं और बड़ी कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका की बॉन्ड बेचने की तैयारी है अमेरिकी फेड की तरफ से और उसके दम पर, उसके डर से अमेरिकी बाजार तेजी से गिरते हुए दिखे, जिसका पूरा विश्लेषण करेंगे हम। 400 अंक टूटा है डाउ, लेकिन नैस्डैक उससे कहीं ज़्यादा 525 अंक लुढ़का है। फरवरी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होती हुई दिखी है। एक जी बिजनेस की और एक्सक्लूसिव खबर, पहले फ्रंट एयरबैग के लिए कंपल्सरी किया गया था, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया 1 जनवरी से और अब न सिर्फ फ्रंट एयरबैग बल्कि 6 एयरबैग कंपल्सरी किए जाएंगे, अनिवार्य किए जाएंगे, यानी कि हर एक कार में 6 एयरबैग लगाना होगा ज़रूरी है। और कोरोना को लेकर कहीं कोई राहत के संकेत नहीं है। 6 डिजिट में हर रोज़ मामले पहुंचने की तैयारी में 90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब फिर से वही जो सेकंड वेव वाला मामला था कि हर जगह कोरोना है, हर एक घर में कोरोना है, हर एक बिल्डिंग में है, वैसे ही मामला फिर से होता हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त उछाल आ रहा है सर केसेस में और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में कल 15,000 मामले, दिल्ली में 10,500, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी बड़े शहरों में मामलों में तेज़ उछाल आते हुए दिख रहा है। पर सर, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आप हमेशा बताकर जाते हैं। और यूजुअली फेड बैठक होती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फेड मिनट्स एक प्रोसीजरल मैटर माना जाता है, बट सडनली कल फेड की बैठक के जो मिनट्स आ गए, उसमें ऐसा क्या बाजार को दिखा कि इतनी बुरी गिरावट आती हुई दिखी? सब कुछ वही था जो हमें पता था दीप की महंगाई बढ़ने वाली है, फेड ने कहा, वो बाजार को पता था। मिनट्स में भी वही लिखा था। टेपरिंग वो शुरू कर रहे हैं, ये भी ठीक है, पता था। जॉब मार्केट बहुत मजबूत है, पेंडेमिक के पहले के लेवल पर आ चुके हैं, ये भी सबको पता था। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं पता थी जी, और बाजार ने वहीं फोकस किया। फेड ने क्या कहा था मीटिंग के बाद, जो संकेत आए कि भाई 2 चीज़ें होंगी। एक, 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे, है ना, महंगाई का डर है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने की कि अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में टेपरिंग कर देंगे। यानी कि टेपरिंग का मतलब ये है कि फेड हर महीने बाजार से बॉन्ड खरीदता है जी, और बॉन्ड खरीदने से होता है कि फेड के पास बॉन्ड आ जाते हैं और मार्केट में पैसा चला जाता है। तो जिसको लिक्विडिटी चाहिए, जिसको बॉन्ड बेचना है, फेड तैयार खड़ा है। फेड ने कहा हम टेपरिंग करेंगे। टेपरिंग का मतलब है कि जो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं धीरे धीरे कम कर लेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। अब जरूरत नहीं सिस्टम को लिक्विडिटी के, सिस्टम में पर्याप्त नकदी है, हमें बॉन्ड खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप और नया पैसा नहीं डाल रहे हो, ठीक है, हमारे पास है, हम उससे काम चला लेंगे जी। कल फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आए उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग दिखी। यस सर। फेड ने मिनट्स में ये कहा कि भाई देखिए, खरीदना बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे बंद कर देंगे, ये तो आपको पता है, हम बेचना शुरू कर सकते हैं। हाँ। बस वहीं पस्त हो गए। बेचने का मतलब क्या है, आप नहीं खरीद रहे हो तो अलग है, लिक्विडिटी और नई लिक्विडिटी नहीं आ रही है, लेकिन है उसको भी निकाल रहे हो, हाँ, तो सक आउट कर लेगी। हाँ, और जब सिस्टम में से पैसा निकलता है तो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़ती है और ऊपर से आपकी महंगाई और ज्यादा है और फेड महंगाई को लेकर दुबला हो रहा है इतनी चिंता करके। तो महंगाई भी आपको ज्यादा लग रही है, आप कह रहे हो कि रोजगार का मामला ठीक है, तो बॉन्ड, तो अब इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, और वैसे भी जब आप सिस्टम में से लिक्विडिटी निकालते हो तो फिर महंगा, तो फिर ब्याज दरें बढ़ने का खतरा होता ही है। और कल बॉन्ड यील्ड आपके 1.7% पे पहुंच गए। तो कल जो आउट ऑफ सिलेबस जो था जी, जो फेड के मीटिंग के मिनट्स में आया, वो ये था कि भाई देखिए, हम न सिर्फ टेपरिंग कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बॉन्ड हम जो खरीद रहे थे वो बंद कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से हम बेचना भी शुरू कर रहे हैं। लो अब आप, तो डबल झटका। हाँ, इसके लिए बाजार तैयार नहीं था। अच्छा, बाजार ये मान के चल रहा था कि ये खरीदना बंद करेंगे, बेचेंगे नहीं। पर अब ये बेचने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हाँ। और बेचेंगे तो बेचेंगे किसको, मार्केट को ही बेचेंगे जी, जिन लोगों से खरीदा उन्हीं को बेचेंगे। एग्जैक्टली, बस इसी के चक्कर में कल ये सब कुछ हुआ। ये इम्पैक्ट है। और आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी, फेड मिनट्स में तो नहीं, बट ये था कि मार्च तक ये टेपरिंग खत्म कर रहे हैं। अब डर ये बन रहा है कि जैसे ही टेपरिंग खत्म होगी वैसे ही रेट हाइक्स ना शुरू हो जाए। हाँ, रेट हाइक भी होंगे और टेपरिंग खत्म करने के बाद हो सकता है बेचना शुरू करें। हाँ, तो अब मतलब अब इसमें 2 चीजें हैं जी। इसमें अगर अच्छी चीज पढ़ना चाहें तो
तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उनको इकोनॉमी इतनी मजबूत लग रही है जी। सिस्टम इतना मजबूत लग रहा है कि हम बेचेंगे तब भी सिस्टम उसको जेल लेगा जी, ऐसा देखा जाए तो अच्छी बात भी अच्छी है। बात है, बिल्कुल। लेकिन दो चीज है दीप इसमें, वो क्या हिसाब से बेच रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्या वो महंगाई को काबू में लाने के लिहाज से वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए बॉन्ड बेच रहे हैं जी, वो तो खराब है। हाँ, या फिर वो इसलिए बेच रहे हैं कि इकोनॉमी मजबूत दिखती है, हम बेचेंगे तो भी सबके पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, हाँ, तो वो ठीक, वो उतना बुरा नहीं है। अमेरिकी बाजारों ने ये सोचा कि फेड की चिंता महंगाई को लेकर है, क्योंकि उन्होंने मिनट में साफ लिखा अब हमारा सिर्फ फोकस महंगाई पर है, हमारे आरबीआई की तरह। बिल्कुल, रोजगार हो गया। हाँ, बोले सिर्फ ग्रोथ और ठीक है। हाँ। ये तो शक्तिकांता दास साहब हमारे अच्छे गवर्नर साहब है, जो पहले गवर्नर, पहले तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर आए जिनकी फोकस महंगाई पर के बजाय ग्रोथ पर हमेशा रही है। बाकी हमारे आरबीआई की हमेशा एक ही है, इन्फ्लेशन। हाँ, मछली की आंख की तरह अर्जुन का निशाना महंगाई पर। तो कल फेड चेयरमैन, फेड की मीटिंग में भी, मिनट्स में भी यही हुआ। सो यही एक बदलाव है जी। अब इसमें दो चीजें हैं, जो कुछ अमेरिका में हुआ अनएक्सपेक्टेड, ये आ गया, हो गया। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? देखो, दो चीजें, अमेरिका के साथ हमें गिरना तो पड़ता है जी। पहले क्या होता था, उनको जुकाम होता था, हमें टाइफाइड हो जाता था। हाँ, करेक्ट। ये अमेरिकी बात है। वो डाउ 1% गिरे, हम 2-3% गिर जाते हैं। अब क्या है, देखो भाई, हमारी अपनी भी इम्यूनिटी लेवल अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमारी तीसरी महाशक्ति है, हमारे म्यूचुअल फंड, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन मजबूत है। तो आपको हुआ, आप अपना संभालो जी, हमारा हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, लेकिन इतना नहीं कि आप 1% गिरे और हम 3% गिर जाएं। इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके बराबर गिर गए तो बहुत, पूरी संभावना है हम आपसे कम गिरे। तो पहली चीज़ तो ये कोरिलेशन, तो जरूरी नहीं कि जितना अमेरिका गिरा उतना ही हम गिरे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गिरने का रीजन वो आपका अपना है, हमारा नहीं है। करेक्ट। अगर अमेरिकी बाजार कोरोना के डर से गिरते तो पूरी दुनिया भर का रीजन है वो, हमारा भी है। उनके गिरने का रीजन अपनी इकोनॉमी को लेकर है, अपनी बैलेंस शीट फेड को लेकर है कि हमें अपनी बैलेंस शीट कम करनी है। करेक्ट। हमें अपने सिस्टम से पैसा निकालना। अमेरिकी फेड बॉन्ड बेचेगा तो अमेरिका में बेचेगा, हमारे यहाँ नहीं बेचेगा। नो डाउट, एक आप लॉजिक दे सकते हैं कि वहाँ लिक्विडिटी कम होती है तो दुनिया भर में फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ेगा तो वो इसीलिए तो 180 नीचे है हमारा SGX। एग्जैक्टली, करेक्ट। लेकिन एक अगर कोरोना के डर से अमेरिका बाजार गिरता तो सबको तगड़ा रिएक्शन देना पड़ता। लेकिन अमेरिका के बाजारों के गिरने की वजह वहाँ के फेड के एक्शन है। सो इम्पैक्ट होगा, 100% होगा, और खास तौर से तब होगा जब है ना, मतलब ऐसे अगर आपको मैं बोला हेलो दीप, तो आप हाँ सर बोलो, और ये आप नींद में हो, मैं दीप, और एकदम हाँ, ये एकदम झटके वाला था। हाँ, हम तैयार नहीं थे इसके लिए, इसीलिए झटका लगा। हाँ। तैयार होते कि 1 मिनट में ऐसा कुछ आ सकता है तो शायद इतना नहीं आता। तैयार, ठीक है, थोड़ा असर पड़ेगा। बट सर, वैसे हमारे बाजार, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट 4 दिनों की तेजी, 4 दिन कोऑर्डिनेटेड FIDI की कैश में खरीदारी, और जो नेगेटिव से न्यूट्रल से आज भी मैं देख रहा हूँ सर, पॉजिटिव नहीं किया। अब तो मतलब सर, और किस चीज का इंतजार है? 17,900 के ऊपर कल आपको वो क्या है कि देखो, आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है कि आज के जो, पहले मैं बता दूं एक बार जरा जल्दी से कि जो मैंने ट्रिगर लिखे था कि क्या रेफरेंस में हम बात करें। ग्लोबल नेगेटिव लिखे हैं संकेत, FIs के कल भी न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल है, मैं बाद में आपको बता दूंगा पूरा। DIs पॉजिटिव हैं, FNO के कल भी नेगेटिव रखे थे, आज भी नेगेटिव है। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ अमेरिका की वजह से, नहीं तो कल तक पॉजिटिव था। ट्रेंड न्यूट्रल है। अब ट्रेंड की आप जो बात कर रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव क्यों नहीं होना चाहिए, बात तो आपकी सही होना चाहिए जी, इसमें कोई डाउट नहीं। 18,600 से 16,400, 2200 पॉइंट का करेक्शन एक तरफा, इसकी 2/3 रिकवरी लगभग 2150 पॉइंट की। 2150 पॉइंट का मतलब है 16,400 से आप 2150 को, सॉरी 1450 पॉइंट, तो होता है करीबन आपका 17,850 के आसपास का लेवल। इसके ऊपर बंद होने के बाद ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, बात एकदम सही है, होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये है ना, ये सब इतने सारे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रोज बैठते हैं ना अपन 8-10 दिन, एक आध कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है उसमें। कभी कभी एक बोलता है, एक आध फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो एक आध दिन कभी देख लेने में हर्ज नहीं, स्पेशली जब इस तरह का ग्लोबल मूड माहौल हो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, अगर अमेरिकी बाजार इस तरह की तेज गिरावट नहीं दिखाते तो मैं आज आपको ट्रेंड पॉजिटिव कर देता। तो मैं हड़बड़ी में और जल्दबाजी में नहीं, एक दिन और इंतजार करना चाहता हूँ। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको 3 लेवल देता हूँ, वो आपके एकदम परफेक्ट काम आएंगे। ओके सर।
18,000 के ऊपर आज ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं, बंद कहाँ होते हुए Exactly. 18,000 के ऊपर बंद हुए, सुपर बुलिश, बिल्कुल बुलिश नहीं सुपर बुलिश। बिल्कुल 17,800 के ऊपर बंद हुए तो भी आप अच्छे हैं और ट्रेंड पॉजिटिव होने की तैयारी में। 17,600 के नीचे बंद होते हैं तो ही आपको चिंता करनी है कि 16,400 से 17,900 18,000 आ गए, जितना हमको 2/3 करेक्शन देना था गिरावट का वो दे दिया। अब वापस हम नीचे जाएंगे और नीचे में हम 17,150 17,250 तक जा सकते हैं अगर हम 17,600 तोड़े तो। ओके, क्लोजिंग पर। हाँ, तो क्लोजिंग पे 3 ही लेवल ध्यान रखना है, 17,600 के नीचे खराब, 18,000 के ऊपर सुपर बुलिश और 17,800 के ऊपर जब तक बने हुए तब तो कोई टेंशन नहीं। 17,800 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो हल्की सी आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की सी कम करनी चाहिए, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए क्लोजिंग 17,600 के नीचे आनी चाहिए। इन 3 लेवल को गोट के रख लीजिए बस, और कुछ दिमाग मत लगाइए। सो अगर आज हम 17,800 के ऊपर बंद होते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड सर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर आपको बाजार के लिए रखने हैं नजर पर। आइए सर, फिर लेवल्स की बात निकली तो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं बाजार के लिए। 17,750 17,825 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, इस रेंज में हम कहीं न कहीं खुलने चाहिए, 17,750 से 17,825 की रेंज में। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, इनकार आप कर नहीं सकते आजकल के मूड माहौल को देखते हुए। ऐसे में जो नीचे की रेंज बनेगी दीप वो बनेगी 17,600 650 और ये पक्का खरीदारी का रेंज है। यहाँ पर आए तो बिना किसी के इनविटेशन का इंतजार कीजिए, ज़रूर खरीदिएगा आप, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर 17,900 950 जहाँ पर कल हम पहुँचे थे, ये हायर साइड पर है, इसको पार करके निकले तो 18,000 18,025 वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, बेसिकली 18,000 के आसपास। और कल भी हम बात कर भी रहे थे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 के कॉल्स पर है, वीकली मंथली दोनों सीरीज़ में बड़ी पोजीशन है, पार करना इतना आसान नहीं होगा। अब किस वजह से पार नहीं करेंगे वो पता थोड़ी होता है, इतना पता हो तो फिर तो आप अंतर्यामी हो जाएं, फिर तो क्या मतलब, तो उसके लिए तो आपको मतलब जन्म कुंडली देखनी पड़े और हाथ देख के डाउ का फेड चेयरमैन का, तभी पता चले कि अचानक से रात को क्या हो सकता है। ये ओवरनाइट पोजीशन जब आप रखते थे ये रिस्क हमेशा रहती है। देखिए ओवरनाइट पोजीशन रखने में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, बिल्कुल, जब बाजार अच्छा 100 150 पॉइंट ऊपर गैप से भी मिलता है। कल आप देखिए कल कौन सी वजह थी कि इतना ऊपर खुले, फिर भी खुला ना। तो मार्केट की यही खासियत है कि आप ट्रेंड के साथ जब होते हैं तो ट्रेंड के साथ 3 या 4 आपको गैप से ओपनिंग मिल गई, आपने पैसा बना लिया। हो सकता है कोई एक आध ऐसा खराब दिन आपके आ जाए लाइफ में जिसमें अनएक्सपेक्टेड नीचे से, तो ये इसका मतलब ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि दुनिया का हर आदमी सारे काम धाम छोड़कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, दूसरे काम भी करते हैं। करेक्ट, नहीं तो फिर अगर इतना ही आसान हो पैसा बनाना, इतना ही प्रेडिक्टेबल मार्केट हो कि कल सुबह क्या होगा एग्जैक्टली, तो फिर और हमेशा आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाए, तो ये रिस्क जब आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं ये हमेशा रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, ना कभी हुई ना आगे होगी। ये हमेशा, वो तो खैर थोड़ा आप रिस्क रखते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी सर 37,275 37,450 इस रेंज में कहीं खुलेंगे, हम सेटल होने की रुकने की कोशिश करेंगे। फिसले नीचे तो 36,750 36,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहां पर आए तो जरूर खरीदिए। ऊपर 37,700 37,850 कल की रेंज, इसके पार निकलकर 38,100 38,300 पहुंचे तो चांसेस तो नहीं के बराबर ही आज गैप से नीचे खुलने के बाद एग्जैक्टली वो लेवल है। ठीक है सर, तो ये हैं आपके लिए बड़े लेवल्स, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग आज किधर होती है वे इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रेडिंग रेंज क्या है सर आज की? 17,800 17,925 17,750 17,950 और 17,650 18,000, ये तीनों ही रेंज एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल कर आ गई है। बैंक निफ्टी 37,450, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि रेंज कहाँ दूँ, 37,275 दूँ या 37,450 दूँ, मैंने 450 पे दे दी। 37,450 37,700 दिन की छोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, 37,050 37,850 मीडियम रेंज है और 36,900 38,100 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर ये है। सो बेसिकली 36,750 36,900 की रेंज में बैंक निफ्टी कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। उससे पहले हल्का फुल्का सपोर्ट 37,275 से 37,450 की रेंज में, ये ध्यान में रखना है। ऊपर ये रेंज दोनों हो चुकी है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए डेली वाली। ओके, तो ये है आपके लिए सारी लेवल्स, सारे ट्रेडिंग रेंज जो निकल कर आ रहे हैं। अब थोड़ा डेटा समझाएं सर, एफआईज की पोजीशनिंग कैसी है, पीसीआर से क्या समझना है? तो दीप आज एफआईज के न्यूट्रल जो मैंने लिखे हैं उसके पीछे 2 रीज़न है। एक, इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 74% है और ये थोड़ा हायर लेवल पर आने के बाद डर लगता है कि एफआईज और नहीं खरीदेंगे। तो कल भी हम ये बात कर रहे थे कि 70 के ऊपर थोड़ा आपको कब घूमेंगे वो ध्यान रखना पहली चीज़।
दूसरी चीज, कल भरपूर खरीदारी हुई, यस, दम लगाकर डे हाई पर फिर बंद हुआ है 17,900 के 18,000 के नज़दीक। माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच के भी आप ऐसा खड़े हैं सीना तान के कि डर नहीं है। हाउ 337 करोड़ का ही खरीदा है इन्होंने कैश में, छोटा सा, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा। 226 करोड़ के सामने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए, मतलब खाली 100 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की है स्टॉक्स में, और पौने 500 करोड़ की इंडेक्स में है। ऊँट के मुंह में जी रहा है, बिल्कुल। तो बहुत छोटा खरीदा है। तो ये कोई 18,000 के नज़दीक खरीदने के मूड में दिख नहीं रहे। मतलब कल की तेजी में इनका रोल नहीं था। देखो, आपको खुश होने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि मतलब खरीद रहे हैं। डेटा को क्वालिटी के हिसाब से भी देखना जरूरी है। तो 2 दिनों से डेटा में वो क्वालिटी नहीं है। पूरी कमान है ना, रिटेल ने संभाली हुई है, घरेलू फंड का अच्छा आंकड़ा है, पौने 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी ठीक है, लेकिन आपको खाली उससे काम चलेगा नहीं ना। सो इसलिए जो लॉन्ग पोजीशन कल रिटेलर्स की बनी है वो गैप डाउन ऑन ओपनिंग पे रिस्क पे आती है, और ऊपर से एफआईएस की तरफ से कोई बड़ी खरीदारी है नहीं। सो इसलिए एफआईएस के डेटा थोड़े न्यूट्रल साइड पर हैं, हल्के से नेगेटिव साइड पर, और 74% उनकी हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है 1.57, ओवरबॉट के नज़दीक है ही। अभी तक तो जो ट्रेंड है पिछली कुछ सीरीज़ का, इस रेंज के आसपास आकर प्रॉफिट बुकिंग आती है। कल कोई खास आई नहीं, एक हल्की फुल्की आई सुबह, उसके बाद दिन भर मजबूत रहा। आज भी एक आएगी। एक बार पुट कॉल रेशियो हल्का फुल्का होकर अगर 1.25 1.30 के आसपास आ जाता है तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर निचले लेवल से बाजार सपोर्ट ले लेगा। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत खराब हो जाएगा, लेकिन हाँ, हायर पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि ट्रेडर्स थोड़े ओवरबॉट है, और ऐसे में सिस्टम में लॉन्ग पोजीशन कम होना जरूरी है। वो किस वजह से होती है, किस समय होती है, वो देखने वाली बात होती है। वजह आज अमेरिका की है, समय आज सुबह सुबह का है, कभी दिन के दौरान होती है, कभी आखिरी 1 घंटे में होती है, यही तो पता नहीं चलता जी। ये पता चल जाए तो फिर तो बात वही है, होगी, डेटा आपको बताता है, लेकिन डेटा आपको ये नहीं बोल सकता है भाई ये काम 9:48 पे ही होगा जी। वो उतनी चीज आपको हमेशा रिस्क रहती है मार्केट में। एग्जैक्टली। तो चलिए, इसका रिस्क है, इसलिए आप देख रहे हैं कि आज एफआईएस और फिनो के संकेत न्यूट्रल है। विक्स हमारा 7% बढ़ गया, अमेरिका का भी 18%, 16-18%। हाँ, वापस वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा और विक्स पर भी आप रखेंगे नजर। बताएं सर, फिर जिनकी मौजूदा पोजीशन है, स्पेशली जो कल लॉन्ग करके गए, उन्हें आज क्या करना है? देखिए, 2 तरीके से, एक तो छोटा स्टॉप लॉस बनता है आपका 17,750 का, जो पौने 200 पॉइंट नीचे 1% नीचे है। तो अगर आप वो रखना चाहें तो वो रखें, और जिसको लंबा रखना है वो 17,600 का रखें, 150 पॉइंट और का, अपनी श्रद्धा पर है कि आपने किस लेवल पर लॉन्ग किया है और आप रिस्क कितनी ले सकते हैं गैप से खुलने के बाद। तो अदरवाइज 17,750 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे कम रिस्क रखनी है, 37,350 का रखें। अदरवाइज स्टॉप लॉस आता है 1000 पॉइंट नीचे, 36,750 का क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं इसके ऊपर, तो सीधा स्टॉप लॉस 36,750 का आता है क्लोजिंग पे। और इंट्राडे में आप, इंट्राडे में भी वहीं आता है, उसके आसपास ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतनी रिस्क रखने के बजाय बेटर है कि आप 37,050 का रख लो, चाहे तो 37,000 का रखो, क्योंकि आपको याद होगा कल 37,050 की हमने बात की थी कि इसके ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी में आग लग जाएगी। रुकेगा ही नहीं, 500 पॉइंट तो ऐसे भागेगा, आप देखते रह जाएंगे। राइट। सो आप चाहे तो वहाँ लगाएं, अपने ऊपर है। 36,750 लगाना है, 37,050 लगाना है, 37,350 लगाना है। स्टॉप लॉस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, कस्टमाइज करना पड़ता है, थोड़ा वो करना है। ठीक है, ये लॉन्ग में हो गया। शॉर्ट दे दूं? शॉर्ट सिंपल 18,000 18,25 जो रखना है रख ले, उसके ऊपर निकले। आज के बाजार में अगर 18,000 चला जाता है तो फिर तो शॉर्ट है, मतलब उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। अगर आज के बाजार में 18,000 पार करता है तो कैसा काय का शॉर्ट। बिल्कुल, और गजब का गर्म मार्केट है। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे 38,000। ओके, कल के हाइस को पार करके निकल जाए इंट्राडे में 38,000, 38,100 जो भी रखना है 38,100 रख लीजिए। कल तो 37,050 वाला लेवल जबरदस्त आपने सही काम आ गया। और देखो, हो सकता है आज कल जिसने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया आज दुखी हो, लेकिन आज दुखी होने के बजाय कल आप देखो ना, कल 700 पॉइंट रिवर्स देखते हैं। कल एक आदमी बता देना जो ये बोलेगा कल मार्केट है ना 1000 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी पे 800 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे खुल सकता है, निफ्टी पे 100-150 नीचे खुल सकता है। कल तो कहीं नहीं था, दूर दूर। इसलिए हम कह रहे थे कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते तो ये मान के चले 100-125 पॉइंट नीचे खुल सकता है। 100-125 पॉइंट की रिस्क रहती है, अब कभी 100-125 की बजाय पौने 200 की हो जाती है। इतना तो देखना ही पड़ेगा। ये होता ही है, ये तो सालों से होता आ रहा है, दशकों से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। वो तो होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होएगा ही अगर ऐसा बड़ा ब्रेकआउट आए। नई पोजीशंस फिर क्या करें सर? खरीदे निफ्टी
17,750 17,825 रेंज में आप चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। दीप बहुत सेफ चल रहा है, आप तो 600 650 का इंतजार करें, बट आई डोंट थिंक कि उतने के लिए वेट करना। एक चांस लीजिए ना, स्टॉप लॉस लगाइए 17,700 का, 17,750 के आसपास मिल जाए देख लीजिए। स्टॉप लॉस 17,700 का स्ट्रिक्ट रखिए, टारगेट ऊपर के 875 900 छोटे, 925 950 मीडियम और 18,000 फाइनल टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं 18,000 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बेच सकते हैं। टारगेट पहला बनेगा 17,825 और 17,802 छोटे टारगेट, 17,750 700 मीडियम टारगेट और 17,650 एक और लगा दो नीचे चाहिए तो 17,625 का टारगेट आखिरी टारगेट, जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। ओके, बैंक निफ्टी जी सर, खरीदना है। देखो मैं बहुत कंफर्टेबल जिस रेंज में हूँ खरीदने की वो 1000 पॉइंट नीचे दी, 36,750 36,900। 1000 पॉइंट क्या करेंगे, रोज आप 900 पॉइंट बढ़ाओगे तो मैं क्या करूँ? तो अब रेंज तो वही आएगी। तो 36,750 36,900 इस रेंज में आए तो पक्का खरीदना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, स्टॉप लॉस 37,700 का है, छोटा सा, ठीक माफ कीजिएगा। टारगेट 37,050 पहला, जहां से आपको ब्रेकआउट मिला था कल, 150 दूसरा, 275 375 मीडियम टारगेट, 37,450 कल का हमारा फाइनल टारगेट था। करेक्ट, 37,450 फाइनल टारगेट था। ये 38,200 वाला हटा दो, 37,450 तक लास्ट वाला बहुत ही बीच का गैप हो गया। तो 37,450 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। हम 37,450 के ऊपर मान के नहीं चल रहे थे, निकला 37,800 900 तक भी गया। तो अपने टारगेट जब रिकवरी में नीचे खरीदेंगे तो हम 37,450 तक की टारगेट रखेंगे। अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी खरीदने का एक अलग तरीका है आज, बताइए। वो एग्रेसिव ट्रेडर्स क्यों? क्योंकि हाँ, एक चीज़ और यहाँ कहना चाहता हूँ, जब भी आप करेक्शन पूरा करेंगे, जब भी आपको लगता है कि अमेरिका सेटल हो रहा है या डाउ फ्यूचर्स से ऊपर हो गए, एशिया यूरोप उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था, हमारे भी मार्केट उतने ख़राब नहीं दिख रहे, ये फीलिंग जब आने लगे तो आपको एक ही काम करना है जी, सिर्फ एक चीज़ खरीदनी, बैंक और बैंक निफ्टी। मतलब अब जो मतलब ये बैंक निफ्टी की जो ये चाल मैंने देखी ना, बहुत लंबे समय बाद दिखी। बिल्कुल। और ये लंबे समय बाद जो बैंक निफ्टी का पिछले 3-4 दिनों का प्रदर्शन ये कह रहा है कि मैं फिर से लीडरशिप में आ रहा हूँ। एक ज़माना था बैंक निफ्टी लीडरशिप रहता था, निफ्टी पीछे पीछे चलता था। एग्जैक्टली। अगर 4 दिनों की रीडिंग सही है और उसकी रीडिंग का टेस्ट है ना, तेजी के मार्केट में नहीं होता, मंदी के मार्केट में होता है। बिल्कुल। तो मंदी के मार्केट में अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा ना गिरे और रिकवरी में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी तोड़फोड़ कर देगा आगे। तो जब भी रिकवरी आएगी, जब भी वापस बाजार चलेंगे, मेरी फर्स्ट चॉइस बैंक होंगी, ये मान के चले। और मैं उस पर पूरा फोकस बना के बैठा हूँ कि क्या बैंक निफ्टी पुराना 41,000 का हाई बनाएगा या 44-45,000 तक जाएगा। देखते हैं। हाँ, लेकिन वापस फॉर्म में आ रहा है। हाँ, फॉर्म में आ रहा है और बड़े लंबे समय बाद इसका मतलब ये कि बैंकिंग शेयरों में फंड्स का इंटरेस्ट आ रहा है। जी, ये भी बड़ी बात है। क्वालिटी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है जी। सो 4 दिन का देखेंगे तो सब अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सवाल ये कि आज कल में जब बाजार खराब हो रहा है तब क्या बैंक निफ्टी वाकई में अपने आप को संभाल पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिकवरी में क्या पहले आगे भागता है। सो मैं एक आध दिन में डिसीजन अभी एज ऑफ नाउ मेरे दिमाग में जो है मैंने आपको बता दिया, 1-2 दिन में देखेंगे क्या किस तरह से बनता है और उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स को अगर बैंक निफ्टी खरीदना है तो 37,150 से 37,450 की रेंज में खरीदें। रेंज बड़ी दे रहा हूँ 300 पॉइंट की, क्योंकि जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, जिस तरह से हो रहा है, उसको उस हिसाब से आपको 150 275 375 450 4 टारगेट इस रेंज में निकल कर आते हैं। तो धीमे धीमे देखें कहाँ खरीदना है, क्या करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा आपका 37,000 का, टारगेट बनेंगे 37,575 का पहला, 700-850 के मीडियम टारगेट, 37,925 और 38,100 और लास्ट में यहाँ वो 38 वाला 38,200 वाला जो है ना, वहाँ से उधर से यहाँ ले आओ जी, जो वहाँ पे लिया था, यहाँ पे ठीक लगता है। 38,100 और अगला टारगेट होगा 38,200 का। इन सारे टारगेट के लिए आपको एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 37,000 का होना ही चाहिए। ठीक है सर। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 37,900 कल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी शॉर्ट करें। 37,475 375 275 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है यहाँ पर। 37,150 37,050 मीडियम टारगेट, 36,900 और 36,750 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली की जा सकती है। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स। और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय
अपॉर्चुनिटी सिर्फ बैंक निफ्टी में आज, उसका आप फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। बैन लिस्ट में अभी तक तो कोई एंट्री नहीं हुई है सर। फंड्स के भी डेटा समझ ले, पर वायदा कारोबार के डेटा समझाएं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? जो इंपॉर्टेंट लेवल तो 17,900 था दीप। हाँ, जहाँ 40 लाख शेयर पुट में भी है, 40 लाख शेयर कॉल में भी है। और मजे की बात यह है 40 में से 34 लाख शेयर पुट राइटर कल ही आज बुरे हालत हो जाएगी। हार्दिक सहानुभूति है और क्या कहेंगे, मतलब सीधा ही 150-200 नीचे आया जी, नॉट गुड। करेक्ट, क्या कर सकते हैं, लेकिन तो 17,900 का कॉल राइटर सबसे पहले समस्या में। मेक और ब्रेक है दीप 17,800। 17,800, ओके। और इसलिए मैं आपको बोल रहा था क्लोजिंग 17,800 के ऊपर हो तो हम बुरे नहीं हैं। क्यों 17,800 के पुट पर भी 58 लाख शेयर हैं और 35 लाख शेयर कल जुड़े। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप 17,800 के नीचे ट्रेड करते हैं तो करीबन 5 और 2 7 और 3 10 20 1.25 करोड़ शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर है 17,800 के नीचे। मेक और ब्रेक तो उससे और ट्रिगर हो जाएगा। 17,800 के नीचे आपने टाइम पास किया ना नीचे, तो फिर गिरेगा, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग तगड़ी होगी। किसकी होगी? जो 17,900 का पुट राइटर बैठा है, जो 17,800 का पुट राइटर बैठा है, फिर वो धीमे धीमे सोचेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, चलो खत्म करते हैं, निकाल देते हैं। तो 17,800 आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल है आज के लिए नीचे की तरफ। तो ऊपर 18,000, 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, हमसे नहीं चढ़ा जाएगा इजीली। आज तो खैर मुश्किल जोश चाहिए, तो एफआईज का मिले या फिर ग्लोबल मार्केट का कुछ तो मिले, दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी 37,700 पॉइंट नीचे है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेक और ब्रेक लेवल है। 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 19 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो 37,000 के नीचे ही आप खराब होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। यानी 700 पॉइंट अगर हो भी जाए तब भी आपका ट्रेंड अभी भी अच्छा है, कोई खराब नहीं। 38,000 पार करने में आएगा पसीना। 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। इसमें जो मेक और ब्रेक लेवल है दीप, वो है 37,500 का। 37,500 के पुट पर 15 लाख शेयर है। जैसे आप 37,500 के नीचे खुलकर ट्रेड करना शुरू करेंगे, थोड़ी रिस्क बढ़ेगी। सो 37,450 37,500 पहला सपोर्ट जोन है, उसके आसपास है, उसके नीचे खुल के फिर देखते हैं क्या होता है। 37,000 38,000 बैंक निफ्टी की रेंज क्रिस्टल क्लियर एकदम। अंडरस्टूड सर। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। और एक और जहाँ जो बैंक निफ्टी में मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन क्यों है, बैंक निफ्टी में आपके पास 700 पॉइंट का क्वेश्चन है जी, निफ्टी में 125 पॉइंट का। 125 पॉइंट का निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट 17,800 है, वहाँ 125 पॉइंट का ही क्वेश्चन है। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट, थोड़ी जगह ज़्यादा है। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी भी है आज। आइए फिर स्टॉक्स कौन से आज एक्शन में आएंगे ये भी एक बार जान लेते हैं। देवांशी, साथ ही वरुण और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको कैबिनेट की जो बैठक है आज 11 बजे होती हुई दिखेगी, उस पर आपको नजर रखना है। साथ ही आनंद राठी वेल्थ दिसंबर तिमाही यानी कि Q3 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। और आप देखिए हाल ही में लिस्टिंग होती हुई दिखी थी और अब इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। हिंदुजा ग्लोबल पर आज खास फोकस होगा, क्योंकि आज बोर्ड की बैठक है जहां पे डिविडेंड जो अंतरिम डिविडेंड है वहां पे तो विचार होगा ही, लेकिन बोनस पर भी आज फैसला आता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। और वॉकहार्ट जहां पे अलग अलग तरीकों से फंड जुटाने की मंजूरी और विकल्प पर आज चर्चा होती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर। और साथ ही आज एक्स डिविडेंड मजगांव डॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि 7 रुपए का डिविडेंड था प्रति शेयर, तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो आज स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर है इस पर आपको नजर रखनी है। रानी मद्रास, बॉश, इन सब स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे अब एयरबैग डिमांड में तेजी आती हुई दिखेगी, क्योंकि जल्द ही कारों में 6 एयरबैग्स जो हैं वो अनिवार्य होती हुई दिखेगी। जो मिड रेंज कार होगी उसमें 6 एयरबैग्स नेसेसरी होंगी और इसके चलते जो डिमांड है एयरबैग्स की वो अब बढ़ती हुई दिखेगी। ऑलरेडी हमने देखा कि नए साल से 2 एयरबैग्स अनिवार्य हो चुकी है, अब आने वाले समय में 6 एयरबैग्स की नेसेसिटी होगी, जिस पर आपको नजर रखनी है। स्पंदना स्फूर्ति कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे रिलीज किए हैं और आप देखिए काफ़ी सारी दिक्कतें थी प्रमोटर्स की, जो फाउंडर्स थे उनके लिए, और इसके चलते थोड़े से डीले होते हुए दिखे थे रिजल्ट्स। अब उनकी जो टोटल आय है उसमें करीब 12% तक की बढ़त आई है, लेकिन अब घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। स्टैंडअलोन 59 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल करीब 63 करोड़ का मुनाफा यहां पे स्पंदना स्फूर्ति को होता हुआ दिखा था। साथ ही 10 जनवरी को इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। आरबीएल बैंक पर नजर रखे, कुछ दिन पहले कंपनी ने अपने Q3 के अपडेट्स में
अपने जो ग्रॉस लोन्स थे वो डिक्लेयर नहीं किए थे। आज उसका अपडेट आता हुआ दिखा है, जहां पे टोटल ग्रॉस लोन्स जो हैं वो करीब 5% तक बढ़ते हुए दिखे और तिमाही आधार पर करीब 3.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। ओवरऑल जो रिटेल एडवांसेस थे वो थोड़े से फ्लैट हैं, लेकिन होलसेल एडवांसेस है जो कि 8% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखे, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें और कुछ ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। आइए वरुण से जानते हैं कुछ और खबरें आपके लिए। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले भारतीय एयरटेल यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनी की एक सब्सिडरी है एयरटेल अफ्रीका पीएलसी। उसमें इस कंपनी ने तंजानिया में टावर एसेट्स जो बेचे थे, उससे इस कंपनी को $176 करोड़ मिलने थे। उसमें से $159 करोड़ जो है वो मिल चुके हैं। ये जो खबर है वो आई है। $60 मिलियन का उपयोग जो है कंपनी तंजानिया में नेटवर्क और सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें करेगी, और बाकी बचे कुछ पैसों का उपयोग जो है तंजानिया सरकार को देने के लिए किया जाएगा। तो ये भारतीय एयरटेल को इसके चलते नजर रखेगा। ये डील जो है जून में हो चुकी थी। फोर्टिस हेल्थ, एमक्यू ने IHH पे मुकदमा दर्ज किया है। करीब 650 करोड़ के आसपास का हर्जाना जो है वो मांगा है, और एमक्यू की जो मांग है भारतीय कंपनी फोर्टिस हेल्थ से जुड़ी हुई है, और इसके चलते आपको आज फोर्टिस हेल्थ जो है वहाँ पे नज़र रखना है, क्योंकि IHH जो है वो यहाँ पे स्टेक होल्डर है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया कंपनी ने DOT को 818 करोड़ के लाइसेंस फीस का भुगतान जो है वो कर दिया है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। एमफी की रीबैलेंसिंग हो चुकी है। जो नाम हमने आपको बताए थे ऑलमोस्ट वही नाम है, लेकिन आपको बता देता हूँ, जोमेटो, नायका, पेटीएम, PB फिनटेक जो है सीधे लार्ज कैप कैटेगरी में गए हैं। 1 तारीख से ये जो चेंजेस है वो इफेक्टिव होने वाले हैं। 10 जनवरी से 7 नए इंडाइसेस जो है वो लॉन्च होंगे, जिसमें निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी इंडिया डिजिटल, निफ्टी 100 ESG, निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शामिल है। तो ये भी एक इवेंट है, 10 तारीख को देखते हैं। काम नहीं कर सकते वरुण आप? बोलिए अनिल। सबके आगे निफ्टी लगाना जरूरी? ठीक है अनिल जी, समझिए। आगे से नहीं लगाऊंगा। नहीं आप थोड़ी लगा रहे हैं, मतलब मेरे जस्ट थोड़ा क्या है, मिड कैप सेलेक्ट बोल दे, डिजिटल बोल दे, कुछ और नया नया थोड़ा इजी हो जाएगा। सिंबल उसका वही होगा ना, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, नहीं तो लोग समझेंगे BSE का। अच्छा, BSE भी फिर ऐसे ही बनेगा। सेंसेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स, सेंसेक्स मिड कैप इंडेक्स, सेंसेक्स 100 इंडेक्स, माइक्रो कैप। नहीं, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, हम पहले ही बहुत कंफ्यूज हैं। ध्यान रखना और मुश्किल हो जाएगा। बट ये इंटरेस्टिंग सर, ESG का इंडेक्स अब निफ्टी भी लेकर ESG और डिजिटल दो इंडेक्स बड़े जोरदार दिख रहे हैं। डिजिटल कंपनी वाले, ESG वाले, बढ़िया, वेरी नाइस। होना चाहिए, दिस इज गुड स्टेप एक्चुअली, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। नए जमाने की कंपनी जो अभी आप बता रहे हैं, आपने बोला ना 4 कंपनियां एक साथ सीधी लार्ज कैप में, जोमेटो, पेटीएम, गजब ही है भाई साहब। 4 कंपनियां एक साथ सीधा लार्ज कैप में, तो फिर इनका तो इंडेक्स बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इतनी 4 लार्ज की कंपनियां, तो किसी ने तो पैसा लगाया ही है ना। सही बात है। सो ये अच्छा है कि दोनों ESG वाला भी और डिजिटल वाला भी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, नया इनोवेशन निफ्टी इंडेक्स का 10 तारीख से ही ये शुरू होने वाला है, तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आपके लिए। आइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार जान लें। आशीष है तैयार, FIR। मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, HDFC बैंक यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। कल भी हमने देखा था कि रिपोर्ट्स आई थी, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2070 रुपए का लक्ष्य दिया है, और मान रहे कि 2021 में स्टॉक ने जो है अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन साल 2022 जो है कमबैक का साल हो सकता है, और लोन ग्रोथ में, टॉप लाइन में काफी बड़ी इजाफा देखने को मिलेगा। इसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग स्टॉक के ऊपर दे रहे हैं। इसके अलावा UPL पर नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1100 रुपए का लक्ष्य दिया, 764 जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि लगातार नए लॉन्चेस से जो है कंपनी की आय को सहारा देखने को मिलेगा। खासतौर पर आगे जाकर जो मार्जिन है, इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। FY26 में भी अब देखें तो मान रहे कि फोरकास्ट इनका है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ तक काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर जो कंपनी फोकस कर रही है, इसके चलते एक PE डी रेटिंग की जो है वो संभावना यहाँ से नजर आ रही है। एक और पूरा तबका आज बाजार में फोकस रहेगा, वो है कैपिटल गुड्स का, क्योंकि जेफरीज की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है। सबसे पहले देखिए, थर्मैक्स स्टॉक के ऊपर जो है अपग्रेड किया है इन्होंने, अंडर परफॉर्म की रेटिंग से अब ये खरीदारी की राय दे रहे, बड़ा अपग्रेड किया है।
और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो बड़ा रिवीजन किया। पहले केवल 790 रुपए का ये लक्ष्य देते थे, लेकिन अब इन्होंने एडजस्ट किया, व्यू बदला है अपना, 2575 का लक्ष्य दिया है। 1840 की जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि मैनेजमेंट आगे ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और जो प्राइवेट कैपेक्स पिकअप कर रहा है इसका भी इस पूरे सेक्टर को बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एलएनटी पर भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य यहाँ पर भी बढ़ा है। 2405 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 2845 कर दिया, करीब 1950 की कल की क्लोजिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य यहाँ पर बढ़ा है, 244 से बढ़ाकर 290 कर दिया है। एबीबी इंडिया पर भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2300 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2600 कर दिया है। सीमेंस पर भी लक्ष्य बढ़ा है, 2560 से बढ़ाकर 3080। केईए इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए 1115 से बढ़ाकर 1440। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 244 से 290 कर दिया है। लेकिन ब्लू स्टार देखिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, हालांकि सेक्टर अलग है, लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है इसका इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य में मामूली कटौती की है, 1395 से घटाकर 1345, करीब 1000 रुपए की क्लोजिंग है। क्यूमेंस इंडिया पर भी देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बड़ा है, 590 से बढ़ाकर 700 कर दिया, 929 कल की क्लोजिंग है। और अंत में वोल्टास यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1550 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा फोकस। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर तगड़ी रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है मुलाकात करने का हमारे सभी एक्सपर्ट से। पिक ऑफ द डे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीमी जी और राकेश जी, दोनों ही हमारे साथ हैं, और हमेशा की तरह बंसल जी सर्वप्रथम शो में आ चुके हैं। और कल की बात है ना? हाँ, कल की बात। कल हमने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सीमी जी को पहले मौका दिया जी। लेकिन बंसल जी चिंता न करें, ऐसा रोज रोज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, शुरुआत आज आप ही करेंगे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात सिमी जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है, खरीदारी की राय है, एनएमडीसी पर खरीदारी की राय है। कल के सत्र में इसके अंदर एक ब्रेकआउट, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 135 135 का स्टॉप लॉस लगाना है, 144 144 के टारगेट के लिए एनएमडीसी है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, एनएमडीसी में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। और कल नोटा था, आज बंसल जी की तरफ से खरीदारी की पिक भी आती हुई दिख रही है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपको क्या पसंद है आज के लिए? सिमी जी आप म्यूट है, कृपया अनम्यूट करें। वेरी सॉरी अनिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए मेरा पिक होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसमें खरीदारी करके चलने का सलाह होगा, जिसमें मुझे लगता है कि एक लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एकदम ऐसे तो 200 डेमा के ऊपर बैठा था लास्ट मतलब 15-20 दिन के लिए बैठा था, उसके बाद अभी ये स्टॉक क्रॉसओवर में है। मूविंग एवरेजेस 50-100 डेमा को क्रॉस करके कल बंद किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से खरीद कर चलेंगे। 1240 का स्टॉप लॉस होगा अनिल जी, और ऊपर में टारगेट्स रहेगा 1290 से 1310। ये पूरा टारगेट्स के लिए मतलब 1290 से 1310 मैक्सिमम कल तक होल्ड कीजिएगा। 1240 का स्टॉप लॉस होगा, और इसमें डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, तो HAL में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल, सुमित जी का फेवरेट स्टॉक, सिमी जी को भी है पसंद। मुझे लगता है आजकल सिमी जी के स्टॉक पसंद करते हैं। सुमित जी के मिल बांट कर एक साथ, बहुत ही बढ़िया। तो ये है स्टॉक जो एक्शन में होने के लिए तैयार। कुणाल जी भी तैयार है एक्शन के लिए। कुणाल जी सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा, और उसकी वजह अनिल जी ये जो ओवरनाइट फॉल यूएस में आया है, तो अनिल जी इसका क्या असर आता है ये देखते हैं, क्योंकि कई सारे चार्ट्स पर ब्रेकआउट तो हमने कल आते हुए देखे, लेकिन मुझे आज लगता है कि थोड़ा नीचे के लेवल्स पर अच्छे खरीदारी के मौके बनेंगे। तो आज अनिल जी थोड़ा इंतजार करेंगे। आज आप और बंसल जी दोनों ही बंडी पहनकर एक साथ आए हैं, कोई मतलब पहले आपने सलाह कर ली थी, आपस में बात कर ली थी कि आज हम ये ड्रेसअप में आएंगे, या मतलब आपके इतने दिल मिलते कि टेलीपैथी थी ये? अनिल जी देखिए, हम लोग टाईलेस थर्सडे मना रहे हैं, तो थर्सडे को अनिल जी टाई के बंधन से मुक्ति पाते हैं हम लोग। अच्छा। तो अनिल जी, और सर्दी इतनी है तो फिर इसी वजह से अनिल। ओके, टाईलेस जहाँ हम भी वर्क फ्रॉम होम में टाई करते थे, थर्सडे को नहीं करते थे। थर्सडे को अभी तक तो मैं और दीप स्टूडियो से ही कर रहे हैं। हमारे बाकी साथी ज्यादातर घर से कर रहे हैं। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, दिल भी मिलते हैं और आज मैं और कुणाल जी शाम को मिलने वाले भी हैं, तो अनिल जी ये नेचुरल हुआ है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। हाँ। दिल मिलते हैं अनिल जी और शाम को मिलेंगे भी हम लोग। चलिए बढ़िया, आपकी मुलाकात के लिए अग्रिम बधाइयाँ। तो ये है आपके लिए आज नोटा का प्रयोग करते हुए कुणाल जी कल राकेश जी से सीख कर आज ये काम आगे बढ़ाते हैं। किरण जी भी तैयार है, चलिए किरण जी से भी ले लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। किरण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा मानना है कि अभी एक्शन थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज चलेगा। तो और जो क्षेत्र है जो चलने वाला है वो बैंकिंग और स्टील है। तो स्टील में मुझे कल्याणी स्टील अच्छा देखने को मिल रहा है। एक बहुत अच्छे बेस बिल्डिंग के बाद एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है। तो 330 कल का क्लोज 335 का है। 335 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। आज के लिए 355 के टारगेट्स और 380 पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और अभी बेस बिल्डिंग के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कल्याणी स्टील्स। तो कल्याणी स्टील्स, इस पर है खरीदारी की राय किरण जी की तरफ से। किरण जी, कल्याणी की बात करी तो एक स्टॉक जो फोकस में ऑफकोर्स आता है भारत फोर्ज। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक इनके नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक ऑर्डर्स भी आते हुए दिखे थे। 4% की बढ़ोतरी साल दर साल आपने होती हुई देखी है। 133% की बढ़ोतरी मंथ ऑन मंथ, तो अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा है। और यूजुअली जब भी ये आंकड़ा आता है भारत फोर्ज और आरके फोर्जिंग, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में आते हैं। भारत फोर्ज पर राय किरण जी? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेटअप है और एक 700-705 के आसपास एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 3 दिन पहले देखने को मिला। उसका फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 709 का होना चाहिए। 721 का क्लोज है और 740 के आसपास के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए भारत फोर्ज में। बिल्कुल, तो भारत फोर्ज में आपको मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। एक आरके फोर्जिंग पर भी राय ले लीजिए। सिमी जी जरा इसके चार्ट्स भी देखकर बताएं, ये भी इस खबर पर हर बार रिएक्ट ही करता है। दीपांशु, मुझे लगता है कि इसमें भी देखने को मिल सकता है मोमेंटम और करंट लेवल से खरीदारी करके चलने का सलाह होगा, क्योंकि कल अच्छा ब्रेकआउट में भी था स्टॉक। 978 के आसपास कल बंद हुआ था। तो थोड़ा बहुत अगर लोअर लेवल पर मिलता है तो मुझे लगता है कि 950 945 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और चार्ट बहुत ही शानदार है। 1050-60 का टारगेट तो मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सुस्ती में खुलने से खरीदने का सलाह होगा। 940 का 950 का स्टॉप लॉस कहीं पे भी, और 1050 से 1060 का टारगेट 2 दिन में आ सकता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, चलेगा ये स्टॉक। ओके, तो भारत फोर्ज और आरके फोर्जिंग, ये दोनों काउंटर्स हैं जो फोकस में रखना है। नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक ऑर्डर्स काफी मजबूत आते हुए दिखे हैं। एक स्टॉक है बंसल जी, स्पंदना स्फूर्ति। इसके Q2 के नतीजे आए हैं। हालांकि Q3 रिपोर्टिंग का सीजन शुरू हो गया, आज आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आने वाले हैं Q3 के, बट इसके Q2 के नतीजे आए और उतने खास नतीजे नहीं हैं। हालांकि घाटा थोड़ा कम हुआ है, आय में बढ़त है, बट एनपीएस ओवरऑल बढ़कर आए हैं इनके। वैसे भी कमजोर रहा है, इस साल ही ऑलरेडी 7% की गिरावट दिखा चुका है। स्पंदना स्फूर्ति पर अपनी राय दें सर। दीपांशु, यहाँ पे तो वर्ड ऑफ कॉशन है, ये स्टॉक इज ऑन एज ऑफ क्रैकिंग। जो कोविड के लोज बने थे उनको 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है। 415 415 के अराउंड चल रहा है। 400 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा वाला क्रैक देखने को मिलेगा। 400 के नीचे क्लोज होगा तो 200 रुपए तक गिरने का दमकम रखता है। तो जिनके पास है, वर्ड ऑफ कॉशन है, 400 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलने की राय है। ओके, तो 400 के नीचे की अगर क्लोजिंग दिखे तो निकल जाएं जरूर इस काउंटर से। ये है आपके लिए स्पंदना स्फूर्ति। फोकस में है भारती एयरटेल। लगातार इस पर खबरें आ रही हैं। कल हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान था, वो उन्होंने फिलहाल शेल्व कर दिया है। अब खबर इस पर आती हुई दिखी है कि ये इनकी जो सब्सिडरी है एयरटेल अफ्रीका, उसमें कुछ हिस्सेदारी टांजानिया के टावर एसेट्स की इन्होंने बिकवाली करी थी एयरटेल ने। वहां पर उनको कुछ पैसे मिल गए, करीब 1200 करोड़ के आसपास। कुणाल जी, वैसे तो मोमेंटम बढ़िया रहा है भारतीय एयरटेल। ट्रेड के लिहाज से आज कैसा एक्शन भारतीय एयरटेल में एक्सपेक्ट करें सर? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें दीपांशु तो भारतीय एयरटेल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज 675 से 750 की रेंज है। और मुझे लगता है कि इसी दायरे में आपको ट्रेड करते हुए भारतीय एयरटेल कुछ समय तक दिखाई देगा।
तो कोई रनअवे रैली की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है कि इसमें 750 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे, 750 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 670 के आसपास रखें और इन स्तरों पर मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल, जिस पर करनी है फोकस। थोड़ी देर में जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी राय ले ली जाएगी भारती एयरटेल पर, और जैन साहब से फोर्टिस हेल्थ पर भी बात करनी है। पर फिलहाल एक बार चार्ट्स पर राय दें किरण जी। फोर्टिस हेल्थ, कुछ दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी, अच्छे मोमेंटम में है ये काउंटर। IHH जो इनका मेजॉरिटी शेक होल्डर है, उस पर एमक्योर ने मुकदमा दर्ज किया है करीब $650 करोड़ का। हालांकि डायरेक्टली फोर्टिस के शेयर होल्डर्स पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि प्रमोटर कंपनी पर केस हुआ है तो शायद एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आते हुए देखे। कल थोड़ा सुस्त भी था, क्या राय देंगे सर चार्ट पे? पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यू हो सकती है। मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का वो आता है लगभग 285 से लेकर 280 तक। तो उधर तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, नीचे इस स्तर में बाय करने की सलाह होगी और पोजिशनली आपको ये मीडियम टर्म आउटलुक से रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए फोर्टिस हेल्थ केयर पर। वैसे तो जो कुछ भी मुकदमा किया है वो प्रोमोटर्स पे किया, कंपनी पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन ये है कि अगर प्रोमोटर्स मुकदमा हारते हैं तो वो थोड़ा फोकस डाइवर्ट होता है, या फिर हो सकता है कि अगर उन्हें पैसा देना पड़ जाए तो फिर कंपनी में कम डालेंगे। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आती है, तो एक सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा असर हो सकता है, और हो सकता है कल इसीलिए गिरा हो जी। नहीं तो आप देखिए बाकी तो कोई वजह नहीं। बाकी तो अपोलो हॉस्पिटल तो सिमी जी ने कल भी बाय दिया था। अपोलो हॉस्पिटल सिमी जी आपका बाय था ना कल? हाँ जी, कल बाय था, बिल्कुल ध्यान में रह गया मुझे। आइए, सुमित जी भी अब है तैयार। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है अदानी पोर्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, अदानी पोर्ट चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है। 750 के आसपास अदानी पोर्ट पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट है 730 का है, तो 730 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा 770 का और दूसरा टारगेट बनेगा 780 का। अदानी पोर्ट खरीदे 770 से 780 के टारगेट के लिए, 730 के स्टॉप लॉस से। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी की राय अदानी पोर्ट की। सुमित जी का भी अभी तक गला खराब चल ही रहा है, वागले साहब का भी खराब। वागले साहब से भी आज मैं हालचाल पूछा था, मैसेज करके मैंने पूछा भाई क्या हो गया, इतना कितना गला खराब है। बोले नहीं कल तक ठीक हो जाएगा। बोले मैं मोस्टली कल नहीं तो फिर मंडे से फिर से एक्शन में आ जाऊंगा। रिटर्न जैन साहब वैसे आजकल कितने दिन लग रहे हैं गला ठीक होने में? थोड़ा मेरा भी खराब हुआ है। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मेरा तो ठीक हो गया, मेरे को 1-1.5 दिन लगते हैं, 2 दिन। बाकी बहुत मेहनत करता हूँ, जैसा आपने बोला ना कि भाई गार्गल करके आओ और वो आओ, तो पूरी मेहनत करते हैं। मोस्टली यहाँ तो क्या मेरा लक्ष्मणगढ़ गया था, ऐसी ठंड थी वहां पे, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, वहां पे -5 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, तो बड़े बड़े ठंडे पड़ जाते हैं वहां पे। बट बाकी ठीक है अनिल जी, 1 से 1.5 दिन 2 दिन लगते हैं। चलो ठीक है, तो मेरे भी 1.5-2 दिन में ठीक हो जाए। पूछा मुझे मजा आ गया। चूरू राजस्थान का सबसे ठंडा जगह। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सुमित जी भी इसके आसपास की है। सुमित जी चूरू सीकर के आसपास है ना सुमित जी? जी अनिल जी, सीकर नवलगढ़। अच्छा हाँ बराबर। शेखावटी के हमारे कुणाल जी भी है, भले रहते हैं दिल्ली में। क्यों कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी सादलपुर, अनिल जी चूरू डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सबसे ठंडी जगह हर साल, मतलब सर्दियों के मौसम में राजस्थान में वहाँ माइनस में जाता है। वाह, मतलब 0 तो एक बार हो गई है। तो चलिए जैन साहब भी तैयार। जैन साहब बताएं सर पिक ऑफ द डे। यस अनिल जी, पिक ऑफ द डे में भारती एयरटेल। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है भारती एयरटेल को लेकर। कल भी इन्होंने कोई नया रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर इन्होंने कुछ चीजें अनाउंस की थी, फिर इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट भी, सर्विसेज भी चालू कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेटेड। फिर दूसरा आज ये एक और पॉजिटिव न्यूज है जो एयरटेल अफ्रीका रिलेटेड है, और मुझे लगता है ये अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ स्टॉक, तो बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है मुझे। एनएमडीसी इनफैक्ट मैं सुन रहा था किरण जी को, ये भी बुलिश हो रहे हैं स्टील सेक्टर को लेकर और मेटल्स को लेकर, सो मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे माहौल बनना चाहिए। एनएमडीसी में भी बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश मार्केट का स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जो कि वैसे भी मेरा फेवरेट सेगमेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी चाल बननी चाहिए।
ओके, ग्रीन प्लाई, साथ ही एनएमडीसी और भारतीय एयरटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जो जैन साहब को आ रहे हैं पसंद आज ट्रेड के लिए। नज़र रखेंगे इन सभी काउंटर्स पर। नज़र है कुछ और स्टॉक्स पर भी, और जैन साहब आपसे भी राय लेनी थी। ये सारी जो न्यू एज कंपनीज हैं, जोमेटो, नायका, पेटीएम, पीबी फिनटेक, ये सब की सब सीधे लार्ज कैप कैटेगरी में एंट्री मार रही हैं। एम्फी ने लिस्ट जारी करी है, बाद में आपको सारी डिटेल्स भी देंगे, बट क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है उस रीबैलेंसिंग की, तो ये सबसे पहले दे रहे हैं। सर, कैसे अप्रोच करना है? और क्योंकि अब लार्ज कैप कैटेगरीज में आ गई तो फंड्स का भी इंटरेस्ट आएगा, लार्ज कैप डेडिकेटेड फंड्स की बाइंग भी आएगी सर? नहीं, बिल्कुल है ये बड़ी बात, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब बुलिश नहीं हूं। मैं इनफैक्ट जब ये न्यूज सुना आज, और मैं सुबह सुन ही रहा था जब मैं आई वाज गेटिंग रेडी फॉर द शो, तो ये जब ये न्यूज शायद अपने एनालिसिस में आ रही थी, देखिए ये चीज मतलब ठीक है, ये लोग अपने वैल्यूएशंस और मार्केट कैप, पूरी एक स्टार्टअप का वर्ल्ड है और लार्ज कैप में ऐसे आते हैं। और आप देखिए कल भी यूएस मार्केट्स में, परसों भी यूएस मार्केट्स में जो आईटी में एक फॉल आया, रीजन यही है कि जब इतने महंगे वैल्यूएशन जाते हैं तो वापस से लोग बाग वैल्यू बाइंग की तरफ आते हैं, और एक बहुत बड़ा रोटेशन हो रहा है वहां पे। तो वैल्यू बाइंग की तरफ लोग बाग आ रहे हैं, जहां पे बुक वैल्यू के आसपास के प्राइसेस के स्टॉक्स हो, तो ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स है ये स्टॉक्स चलेंगे। ठीक है, ये स्टॉक्स का एक अलग दुनिया में, रामदेव जी को भी सुन रहा था कल अनिल जी के साथ जब इंटरव्यू था, तो छोटे पोर्शन में रह सकता है, बट ये ठीक है, अभी इनका मार्केट कैप ऐसा हो गया 1 लाख करोड़, टॉप 100 कंपनीज में ये लोग आने लग गए, तो ये तो एक्चुअली बाइफर्फिकेशन भी वैसा ही है 100 तो इसीलिए आजकल हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ही रेकमेंड करें। अगर मुझे पर्सनली भी इन्वेस्ट करना होता है, अगर मैंने मेरे बेटे को भी इन्वेस्ट करवाया, तो मैंने सारे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में करा, बल्कि अब तो मैं स्मॉल कैप रहा ही नहीं ना, स्मॉल कैप में भी शायद अब देखना पड़ेगा कि 15,000 करोड़ की कंपनियां भी अब स्मॉल कैप में आने लग गई है। तो इस तरीके का इंडिया का मार्केट कैप का वो हुआ है, तो लेट्स सी, बट यस, इनको बाइंग तो मिलेगी, इससे इनमें थोड़ी बहुत तो तेजी बन सकती है। तो ये आपके लिए राय, ग्रीन प्लाई और एनएमडीसी 2 स्टॉक में